बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप एक उस्ताद हैं, आप PhD स्कॉलर हैं और आप एक रिसर्चर भी हैं। हाफिज़ आमिर हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। PhD इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मलेशिया, MS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चार्ल्स टर्न्स यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा आप मैनेजिंग डायरेक्टर ब्राइट एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड यूनाइटेड किंगडम पाकिस्तान ऑफिस में भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में एज अ लेक्चरर भी हैं। तो इसके अलावा दूसरी बात करें तो आप साबका एजुकेशन कंसल्टेंट, फ्यूचर केयर कंसल्टेंट्स एंड माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया से भी रह चुके हैं। तो आज हम आपसे रिसर्च के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के हवाले से बात करेंगे, आपकी ज़ाती लाइफ के हवाले से बात करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका और 94 न्यूज़ का कि आपने मुझे अपना वक्त दिया, आप इधर अपना टाइम निकाल के आए और मुझे मेरा मैसेज देने का मौका दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। आपके आज के इस प्रोग्राम में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आप दिन का आगाज़ कैसे करते हैं? दिन की मसरूफियत क्या रहती है आपकी? दिन का आगाज़ तो यूजुअली ऐसा ही होता है कि सुबह यूनिवर्सिटी बेसिकली मैंने जाना होता है जी। तो स्केजुअल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही प्लान होता है। यूजुअली 9 to 2 यूनिवर्सिटी की टाइमिंग्स होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग 7:30-8 बजे के दरमियान उठ के नाश्ता करके चेंज करके यूनिवर्सिटी जाना होता है। उसके बाद चूँकि मैं एक ऑफिस रन कर रहा हूँ बेसिकली पाकिस्तान में, ठीक। ब्राइट एसोसिएट्स बेसिकली एक यूनाइटेड किंगडम की फर्म है जिनको हम सर्विसेज दे रहे हैं। वर्चुअल असिस्टेंट्स बेसिकली हम उनको प्रोवाइड करते हैं। ना सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट लेकिन बहुत सारे और भी सर्विसेज हैं जो उनको हम दे रहे हैं, जो फर्दर आगे हम डिस्कस करेंगे उसको। ठीक। तो हम वो उसको मैंने देखना होता है। तो ऑफिस की टाइमिंग यूजुअली 12 बजे से 8 बजे तक होती है, तो तकरीबन 2-2:30 बजे तक मैं ऑफिस आ जाता हूँ और फिर रात को 8 बजे तक मैं अपना टाइम इधर ऑफिस में स्पेंड करता हूँ। उसके बाद फिर आप बाकी फ्री होते हैं और वीकेंड्स यूजुअली मैं अपने फ्री रखता हूँ फैमिली के लिए या दोस्तों वगैरह के लिए। सर, ये तो हमने दिन का आगाज़ बात कर ली। तो अगर तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है, तालीम का एक अहम रोल रहा है। तो मैं यहाँ ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सिलसिला कैसा जा रहा है, कैसा चल रहा है? इब्तदाई तालीम तो मैंने इधर मॉडल टाउन बी एक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल मॉडल टाउन बी से शुरू किया जी। उसके बाद मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल से होते हुए मैट्रिक मैंने कंप्लीट किया अपना। FSC मैंने द बेस्ट कॉलेज बहावलपुर से की 2010 में, और उसके बाद 10 to 14 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर सिस्टम मैंने कॉमसैट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाहौर कैंपस से किया। 10 to 14 का बेसिकली वो मेरा बैच था। ठीक। 14 को मैं ग्रेजुएट होके बहावलपुर वापस आ गया। ठीक। और बहावलपुर के बाद और 14 से 16 के दरमियान जो था उस ड्यूरेशन में मैंने थोड़ा सा बिजनेस वगैरह की तरफ आया। एज सच जॉब का इतना मुझे शौक नहीं था, तो इस वजह से बिजनेस को प्रेफर किया। ब्राइट एसोसिएट्स की जो मैंने स्टार्ट में आपसे बात की, तो ब्राइट एसोसिएट्स के साथ पहला ताल्लुक 2014 में कायम हुआ कि 2014 में मैंने बहावलपुर में एक सॉफ्टवेयर हाउस की बुनियाद रखी, और शायद मैं अगर गलत ना हूँ तो पायनियर था मैं बहावलपुर में जिससे सॉफ्टवेयर हाउस बनाया। शायद 1-2 और लोग काम कर रहे थे, लेकिन बहावलपुर में मेरा ख्याल है कि अगर 1-2 लोग होंगे तो तीसरा मैं ही था जिसने बहावलपुर शहर के अंदर सॉफ्टवेयर हाउस बनाया। इसके साथ साथ मैंने एक पार्टनरशिप की थी पेट्रोल पंप के अंदर, तो पेट्रोल पंप रन किया और सॉफ्टवेयर हाउस रन किया। कुछ वजूहात, कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से पेट्रोल पंप को और सॉफ्टवेयर हाउस को मैंने ख़त्म किया, और 2016 के स्टार्ट में तकरीबन ऑस्ट्रेलिया चला गया MS करने के लिए। ठीक। ऑस्ट्रेलिया में मैंने चार्ल्स स्टर्ट यूनिवर्सिटी से MS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया। वहाँ पे मेरी स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर नेटवर्किंग थी, और ऑस्ट्रेलिया में मैं जो स्टे किया उस टाइम पे मैंने एज एन एजुकेशन कंसल्टेंट भी जॉब की। एक कंसल्टेंसी फर्म थी फ्यूचर केयर कंसल्टेंट्स एंड इमिग्रेशन के नाम से। ऑस्ट्रेलिया की कंसल्टेंसी फर्म है जो कि स्टूडेंट्स को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है डिफरेंट स्टेजेस के हवाले से। तो उधर मैंने सर्व किया। 19 के स्टार्ट में मैं पाकिस्तान आया और उस फ़ौरन कुछ टाइम बाद ही मैं मलेशिया चला गया। मलेशिया एक अच्छा ऑप्शन ये है कि मलेशिया अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को समहाउ, कि अगर आप किसी तरह से मैनेज कर सकते हैं तो आप अपने होम कंट्री में स्टे करते हुए अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करें, और उसके बाद आप ऑन एंड ऑफ बेसिकली आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है जिसमें आपके प्रपोजल्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स
होते हैं, आपके सेमेस्टर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस होती हैं, उनके लिए आपको जाना पड़ता है। लेकिन यूजुअल ज़्यादा टाइम आप अपना पाकिस्तान में या अपने होम कंट्री में कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं स्पेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं PhD मेरी 19 में मलेशिया से स्टार्ट की, ऑलमोस्ट हाफ PhD मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और उसके साथ साथ मैं इधर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में एज ए लेक्चरर सर्व कर रहा हूँ। ठीक सर, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में किस तरह तब्दीली लाई जा सकती है और निज़ाम तालीम के क्या बेसिक मसाइल हैं जो आप चाहते हैं कि इनको हल करना चाहिए? निज़ाम तालीम में तब्दीली असल मसला जो यूनिवर्सिटी लेवल पे फेस कर रहा हूँ, मैं ज़ाती तौर पे कर रहा हूँ पढ़ाते हुए, क्योंकि मैं IT में पढ़ा रहा हूँ और अगली जो आप कह लें जो नेक्स्ट एरा है टेक्नोलॉजी का एरा है, उसमें जो नीड है लैब्स की नीड है। बेसिकली लैब उस टाइप की नहीं है या उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की ज़रूरत होती है। आप अपने डिपार्टमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, कंप्यूटर से आप वाबस्ता हैं जैसे? जी जी बिल्कुल, कंप्यूटर साइंस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस में मैं ये डेफिशिएंसी फील कर रहा हूँ। और जाहिर बात है अगर कंप्यूटर साइंस जैसे वाइटल जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर अगर ये डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर भी वो डेफिशिएंसी एग्जिस्ट करती होगी। तो कंप्यूटर साइंस के हवाले से हमारा स्टूडेंट जो है वो या हमारा कोर्स करिकुलम, मैं समझता हूँ कि हम दुनिया से पीछे हैं अभी। ठीक, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया बहुत आगे जा चुकी है और हम अभी भी उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे शायद जो सब्जेक्ट 2008-9 में या जो चीज़ें या जो टेक्नोलॉजी के ऊपर नॉलेज मैंने लिया 2010 में, वही नॉलेज 2020 में स्टूडेंट को दिया जा रहा है। और वही 2010 में जो मैं नॉलेज ले रहा था, मेरे सीनियर जो मेरे साथ पढ़ा रहे हैं वो 2002 और 2001 में वो चीज़ें पढ़ रहे थे। तो मतलब ये नहीं कहा जा रहा कि आप ख़त्म कर दें नॉलेज देना, लेकिन नॉलेज वो जो पुराना है वो तो रहे, लेकिन अप टू डेट तो किया जाए ना। आज आप इस टाइम 2021 में बैठे हैं और फ्लॉपी ख़त्म हो चुकी है। शायद 10-12 साल 15 साल के बच्चे को पता भी ना हो फ्लॉपी होती क्या है, और आप 9th-10th के सिलेबस में और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सिलेबस तक बच्चों को फ्लॉपियां पढ़ा रहे हैं कि फ्लॉपी डिस्क क्या होती है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क के बारे में बता दें, कंप्यूटर का एक पार्ट था, उसको हिस्ट्री में ले जाएं। फ्लॉपी तो खत्म हो चुकी है, इवन अब CD प्लेयर्स भी खत्म हो चुके हैं और आप वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं बच्चों को जो कि हिस्ट्री का पार्ट बन चुकी हैं। आप उनको आगे लेके जाएं। अब ज़रूरत आगे लेके जाने की है, ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क करवाने की है। दुनिया अब टेक्नोलॉजी में प्रैक्टिकल्स की तरफ जा रही है, बजाय इसके कि आप किताबें पढ़ाई जा रहे हैं, रटवाई जा रहे हैं, रट्टा लग रहा है, नंबर गेम्स चल रही है। नंबर्स की कोई हैसियत नहीं होती अगर आपको काम आता है। ठीक। और क्योंकि मैं एक छोटी सी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा हूँ, अगर मुझे भी इधर हायरिंग करनी होती है, मैं नहीं पूछता कि आपने डिग्री क्या की थी, CGPA आपका क्या था, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मुझे आप आता क्या है आपको। और ये मेरा नहीं, शायद पूरी दुनिया का यही असूल है कि आप कहीं जाएंगे सर्व करने के लिए, वो कहेंगे आपको आता क्या है, आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या दे सकते हैं। जब हम कुछ दे ही नहीं सकते ऑर्गेनाइजेशन को, हम जाके जी मैंने तो किताबें पढ़ी थी सिर्फ। तो किताबें ज़रूरत है, ज़रूरी हैं, लेकिन सिर्फ किताबें ज़रूरी नहीं है, प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एडवांस टेक्नोलॉजी पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को उस तरफ लेके जाना चाहिए। ये डेफिशिएंसी मैं फील कर रहा हूँ हमारे निज़ाम तालीम में। अच्छा आमिर साहब, यहाँ पे एक और बात ऐड करूँगा कि पाकिस्तान के रिसर्च के कल्चर को किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है? पाकिस्तान के रिसर्च के कल्चर को इस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, पहली चीज़ तो ये है कि उस लेवल की लैब्स प्रोवाइड की जाए स्टूडेंट्स को। फिर दूसरा, रिसर्च का कल्चर इम्प्रूव तब होगा जब रिसर्च की बेस पे प्रमोशंस ख़त्म की जाएंगी कि आप लेक्चरर को कहा जा रहा है या असिस्टेंट प्रोफेसर को कहा जा रहा है कि आपने हर साल 2 रिसर्च पेपर पब्लिश करने हैं और उसकी बेस पे आपको प्रमोशन मिलेगी। अब जब आपने दौड़ लगवा दी FSC तक और फिर FS तक नंबरों की दौड़ लगवाते हैं आप बच्चों से, BS तक आप उनसे CGPA की दौड़ लगवाते हैं, और उसके बाद जब वो प्रोफेशनल लाइफ टीचिंग में आ रहा है वहाँ पे आप उसे रिसर्च पेपर्स की दौड़ लगवा रहे हैं। रिसर्च बेसिकली शौक का काम होता है। ठीक। रिसर्च ऐसा काम नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी से करवा लें, ये मजदूरी तो है नहीं कि किसी को मजबूरन आप फोर्स करके करवाएं। ये रिसर्च वो चीज़ है बेसिकली जो शौक है। आपने इन्वायरमेंट पैदा करना है, इन्वायरमेंट ऐसा देना है कि रिसर्चर्स पैदा हों, ना कि आपने उनको मजबूरी बनानी है कि 2 पेपर पब्लिश कर दोगे तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी। TTS टेन्योर ट्रैक सिस्टम एक यूनिवर्सिटीज़ में इम्प्लीमेंट है कि जिसमें 2 पेपर हर साल टीचर ने या लेक्चरर ने या असिस्टेंट प्रोफेसर ने पब्लिश करके देने हैं। वो हर साल 2 पेपर पब्लिश कर रहा है, 5 साल करेगा तो फिर उसकी आगे नौकरी सेव होगी। तो इसका मतलब ये है कि वो तो पेपर पब्लिश कर रहा है फॉर द सेक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, इसलिए नहीं कर रहा कि उसने कोई इनपुट दे रहा है या अपने मुल्क के लिए फ़ायदामंद साबित हो। उसके साथ साथ अगर कोई रिसर्च बंदा अच्छा काम कर भी रहा है, जिस लेवल पे वो रिसर्च कर रहा है या जिस तरह की रिसर्च वो कर रहा है,
उसके बाद उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। ठीक। अगर कोई इनोवेशन की तरफ जा रहा है तो गवर्नमेंट लेवल पे कोई उसको सपोर्ट ही नहीं है कि उसने कोई इनोवेट करने की तरफ जाएगा चीज़, तो उसको गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप दे, कोई फंडिंग दे। हमारे यहाँ प्रोफेसर हजरात के पास फंडिंग नहीं होती उस लेवल की, जिस लेवल की यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स के पास गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, यूरोपीय यूनियन के इवन प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिनके ऊपर प्रोफेसर्स ने काम करना होता है और अच्छा खासा उनको पैसा दिया जाता है। पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स इकट्ठे करते हैं वो, उनको महीने का $2,000, $3,000, $25,000 डिपेंड ऑन देयर कैपेबिलिटीज उनको पे करते हैं और वो उनको रिसर्च प्रोड्यूस करके देते हैं। कि पूरी दुनिया में ये होता है बेसिकली। अच्छा सर, आपने एमफिल की है वहाँ से, ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया से की है, तो सर वहाँ के कल्चर को और पाकिस्तान के कल्चर को आप कैसे देखते हैं? एजुकेशन कल्चर एजुकेशन कल्चर के हवाले से एज ए जर्नल बात करें तो? एज ए जर्नल तो बेसिकली अगर हम ऑस्ट्रेलिया को बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप्ड कंट्री में आता है। वहाँ पे हर तरह से फैसिलिटेट किया जाता है। मतलब अगर नॉर्मल कल्चर की बात करें, यहाँ पे हमारे बहुत सारे बुनियादी मसाइल हैं लोगों के। उनको तालीम का मसला है, उनको सेहत का मसला है, इवन रोड्स का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, गैस का इशू है, बहुत सारे बुनियादी मसाइल हैं हमारे मुल्क के। तो ये वाले बुनियादी मसाइल यूरोप ने या डेवलप कंट्रीज़ ने अवाम के ख़त्म कर दिए। अवाम को इस चीज़ से आज़ाद कर दिया कि आप जब घर जाएंगे तो आप घर लाइट नहीं होगी, आपको यूपीएस लगवाना पड़ेगा, या आपको जब आप घर गए तो आपके घर गैस नहीं है, या रात को 10 बजे आपकी गैस चली जानी है, उससे पहले आप रोटी पका के रखें। इन चीज़ों से आज़ाद कर दिया उन लोगों ने। फिर उसके अलावा आप यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में या कहीं भी इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी रह रहे हैं, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि वहाँ पे एक आम आदमी को इस चीज़ की परेशानी नहीं है कि उसको पास शाम को पैसे नहीं होंगे अपने बच्चों को रोटी खिलाने के लिए। इस चीज़ से आज़ाद कर दिया उन लोगों ने अपने लोगों को। हाँ, अगली स्टेजेस कुछ हम अगर और तरह से कल्चर की बात करें तो बुराई या इखलाक की बुराई, उस चीज़ को हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि अवाम को फैसिलिटेट किस तरह से किया जा रहा है। तो पहली तो चीज़ ये है। फिर उसके बाद जो यूनिवर्सिटी में या पढ़ाई की तरफ अगर आ जाए तो वहाँ के शहरी के लिए तालीम मुफ्त है। तालीम वहाँ पे मुफ्त है। स्कूल लेवल 16 ईयर एजुकेशन जो है मुफ्त दी जा रही है बच्चों को। यूनिवर्सिटी लेवल पे जब वो जा रहे हैं 16 साल की उम्र तक वो तालीम हासिल कर रहे हैं मुफ्त। उसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी लेवल पे जा रहे हैं उसके दरमियान डिप्लोमा का स्ट्रक्चर बनाया हुआ उन्होंने कि अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाह रहा तो वो इलेक्ट्रीशियन बनना चाह रहा है या कुछ भी करना चाह रहा है तो उसके लिए स्पेसिफाइड कोर्सेज हैं कि जो वो तालीम हासिल करेगा और बड़ा कामयाब इलेक्ट्रीशियन बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कि उस्ताद के साथ आप 6-6 साल खड़े हैं और वो आपको काम सिखा रहा है, ये चीज़ नहीं है। फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे जब स्टूडेंट जा रहा है तो यूनिवर्सिटी लेवल पे इतने ज़्यादा लोन्स हैं कि बड़ी आसानी से कोई भी स्टूडेंट अपनी तालीम हासिल करके अच्छी जॉब सिक्योर करके जो उसने पैसे लिए हैं वो बड़े आराम से वापस कर सकता है। हमारे यहाँ पे ये वाले मसाइल हैं। यहाँ पे तबकाती निज़ाम है, 2 तरह के निज़ाम तालीम राइज हैं। एक जो है हमारे गवर्नमेंट स्कूल का है, एक जो है हमारे एलीट स्कूल्स का है। तो उसकी वजह से जब ये स्टूडेंट मैट्रिक और एफएससी करके यूनिवर्सिटी में इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पे डिफरेंस नज़र आने लग जाता है। सीएसएस वो लोग तो कर लेते हैं यूजुअली जो एलीट क्लास हमारी पढ़ रही है, लेकिन जो नॉर्मल टाट स्कूल के बच्चे, बहुत चंद एक मिसालें ज़रूर होंगी, हम उन मिसालों के ऊपर पूरी मजमूई फैसला नहीं कर सकते, लेकिन ये एक मसाइल जो हमारे निज़ाम तालीम के तबकाती निज़ाम है हमारे इधर, इस वजह से भी शायद हम पीछे रह रहे हैं। ठीक सर, आप एमफिल आपने ऑस्ट्रेलिया से की है तो पीएचडी मलेशिया से करें, इसकी कोई खास वजह? ऑस्ट्रेलिया से तो मैंने एमफिल किया और 3 साल तकरीबन मैंने ऑस्ट्रेलिया में स्पेंड किए। तो अल्टीमेट ये था कि मेरा प्लान ये था कि मैंने पाकिस्तान वापस जाना है। उसकी अगर एक रीज़न ये भी थी, शायद मैं इकलौता हूँ, तो इस वजह से भी मैंने प्लान किया कि मुझे पाकिस्तान वापस जाना चाहिए। और उसके साथ साथ ये मलेशिया ने, जैसे मैंने पहले बताया, एक अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आई। मैं देख रहा था कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी निकल आएँ जहाँ से मैं इस किस्म की कोई अपॉर्चुनिटी हो कि मैं अच्छा टैग भी ले लूँ अपने पीएचडी का, फॉरेन टैग जिसे कहते हैं, और उसके साथ साथ कोई मैं पाकिस्तान भी रह सकूँ। तो मलेशिया ने बेसिकली, मेरे एक बड़े मोहतरम हैं मकसूद साहब, लेक्चरर हैं ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, उन्होंने बेसिकली मुझे सजेस्ट किया कि आप इधर से मलेशिया से पीएचडी करें तो आपको ये जो आपकी ख्वाहिश है ये भी पीएचडी वाली भी पूरी हो जाएगी और आप जिस अंदाज में करना चाह रहे हैं ये भी कर लेंगे। तो बहावलपुर में डॉक्टर गुलाम जलानी साहब हैं मेरे को सुपरवाइज़र, उनके साथ मैं काम करता हूँ, और मलेशिया में मेरी मेन सुपरवाइज़र हैं डॉक्टर नूर अज़मा साहिबा, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ बेसिकली। और बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में ब्रेन ट्यूमर के ऊपर बेसिकली मैं काम कर रहा हूँ। ठीक। आमिर साहब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तलबात का क्या स्कोप है और आईटी की इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं। आईटी की इम्पोर्टेंस तो अगली दुनिया ने अब आईटी की तरफ ही चले जाना है।
आप फील कर रहे होंगे जब से ये कोविड-19 आया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। तालीम ऑनलाइन हो गई, कारोबार ऑनलाइन हो गए। पाकिस्तान में तो फिर अभी थोड़ा सा कम है ये रेशो, लेकिन दुनिया ऑनलाइन की तरफ बहुत ज़्यादा जा चुकी है। तो इस वजह से आईटी की तो इम्पोर्टेंस है ही है। आपने सिस्टम्स डेवलप करने हैं, आपने वर्क डेवलपमेंट की तरफ जाना है, कुछ भी करना है, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट दुनिया में बहुत ज़्यादा आ गया है। लोग घरों से काम करना शुरू कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो क्राउडी प्लेसेस में जाएं और जाके वो इन्फेक्टेड हों कोविड-19 से। तो आईटी की इम्पोर्टेंस तो है ही है यहाँ पे। उसके साथ साथ आईटी, आप हर चीज़, आपके ज़िंदगी के हर शोबा में आईटी है। अब अगर आप पाकिस्तान में देख लें, पाकिस्तान में भी अगर हम लैंड रिकॉर्ड सेंटर को देखें तो वो आईटी के ऊपर चला गया है। खिदमत मरकज़ को देखें वो भी आईटी के ऊपर चला गया। नादरा को देख लें वो भी आपका आईटी पे चला गया। हर डिपार्टमेंट में, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को देख लें कि मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जा रहा है। तो आईटी का तो फ्यूचर ही फ्यूचर है। और आईटी के स्टूडेंट्स, मतलब मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि अगर कोई आईटी का स्टूडेंट ये कहता है कि उसने आईटी किया है, उसको जॉब नहीं मिल रही या वो बेरोजगार है, वो झूठ बोलता है। उसकी वजह ये उसको आता ही नहीं है। आईटी में जिस बंदे को आता है वो बेरोजगार नहीं हो सकता। अगर उसको यहाँ पे जॉब नहीं भी मिलती पाकिस्तान में, तो फ्रीलांसिंग की इतनी बड़ी दुनिया है कि पूरी दुनिया आपकी क्लाइंट है। आप पूरी जिस चीज़ में आपकी महारत है उस चीज़ में आप अपने क्लाइंट को ढूंढ सकते हैं। फ्रीलांसिंग के ऊपर, फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, हर जगह पे आपका क्लाइंट है। पूरी दुनिया आपकी क्लाइंट है। आपकी बेसिक क्या है, आपको क्या आता है। हमारा मसला ये है, हम ब्लेम गेम खेलते हैं। हम स्टूडेंट ख़ास तौर पे कि जी पढ़ाई ख़त्म की, पढ़ाई के बाद जॉब नहीं मिल रही, दोपहर एक रीज़न घर में ये दे देनी है या बाहर ये दे देनी है कि मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मुझे ये पढ़ाया था, अब्बू की ख्वाहिश थी या अम्मी की ख्वाहिश थी। और घर में ये रीज़न देखें जी गवर्नमेंट ऐसी है, नौकरियां तो है ही नहीं। और बड़ी आसानी, क्योंकि लेकिन कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। आईटी का स्टूडेंट ज़ाती तौर पे फिर वही बात है कि मैं ये समझता हूँ अगर वो ये कहता है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, झूठ बोलता है। ठीक। सर, जब आप एजुकेशन कंसल्टेंट्स रहे तो तब आप कौन सी जिम्मेदारी निभाते रहे? एजुकेशन कंसल्टेंट बेसिकली कंसल्टेंसी एक फर्म थी, फ्यूचर केयर कंसल्टेंट्स एंड माइग्रेशन के नाम से। इनका मेलबर्न में ऑफिस है। अब तो गालबन ये एक्सपैंड कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में। 2019 में जब मैं वापस आ रहा था तो मेरी कंपनी ने मुझे ऑफर किया था कि आप सिडनी ऑफिस हमारा चले जाएं और उसको जाके आप रन करें। तो खैर मुझे तो वापस आना था, इस वजह से मैं नहीं जा सका। तो अब माशाल्लाह वो पाकिस्तान में भी इनका ऑफिस गालबन कराची में है अभी, और उससे पहले तक तो ये मेलबर्न में और ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे थे। हमारी जिम्मेदारी बेसिकली, मैं कंसल्टेंसी के उस डिपार्टमेंट में था कि स्टूडेंट काउंसलिंग के हवाले से, कि स्टूडेंट्स के ऑस्ट्रेलिया आने के बाद कोई भी किसी किस्म के मसाइल हैं यूनिवर्सिटी के हवाले से, जो वो कोर्स पढ़ रहे हैं उसके हवाले से, या असल में होता ये है ऑस्ट्रेलिया में यूजुअली पॉइंट बेस्ड सिस्टम है इन ऑर्डर टू गेट परमानेंट रेजिडेंसी। तो परमानेंट रेजिडेंसी सिक्योर करने के लिए आपको उस तरह के कोर्सेज में जाना होता है और उस तरीके से चीज़ों को लेके चलना होता है कि आप 4 साल गुजारने के बाद वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हो जाएं। तो बेसिकली मेरा जो पोर्शन था वो यही था कि स्टूडेंट को उस तरफ रहनुमाई करनी कि आप इन कोर्सेज में पढ़ें, इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें। फिर डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए फीसिस हैं, तो फीसिस काफ़ी ज़्यादा होती हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की। तो ये कोशिश होती थी कि वो यूनिवर्सिटी टारगेट की जाए कि जहाँ पे फ़ीस थोड़ी सी कम हो या कुछ स्कॉलरशिप स्टूडेंट को मिल जाए और अच्छी तालीम या अच्छी डिग्री भी वो ऑब्टेन कर लें। तो मेरा पार्ट बेसिकली स्टूडेंट काउंसलिंग होता था। पाकिस्तान से आने वाले स्टूडेंट्स को काउंसल करना और पाकिस्तान से आ चुके हुए स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी रह रहे हैं उनकी काउंसलिंग करना कि किस तरफ उनको जाना चाहिए। ये मेरा पार्ट था। ठीक सर, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब को आपने कब ज्वाइन किया, और यूसीपी बहावलपुर तालीम के हवाले से अगर हम बात करें तो लोगों के किस तरह उनको प्रमोट कर रहा है और किस तरह की तालीम डिलीवर कर रहा है? यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब को मैंने 2019 में, जब मैं पाकिस्तान आया था मार्च में, बेसिकली जनवरी में पाकिस्तान आ गया था, फिर दोबारा मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया और मार्च में पाकिस्तान वापस आया। तो तब मैंने बिल्कुल आते ही 4 मार्च को बेसिकली मैं पाकिस्तान आया था और 4 मार्च को ही मेरी ज्वाइनिंग थी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में। माशाल्लाह। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब एक तो मतलब मैं ये क्लेम नहीं करता, ये यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब सेंट्रल पंजाब का जाके इन्वायरमेंट खुद विजिट कर सकते हैं। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन में अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में बात की जाए तो शायद बहावलपुर में ऑप्शन है ही नहीं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से अलावा। सबसे बेटर ऑप्शन यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है।
इसके साथ साथ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को भी हम मतलब अगर हम इन फैसिलिटीज़ की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही है स्टूडेंट्स को, बहावलपुर के स्टूडेंट्स को पढ़ाई के हवाले से भी, और उसके अलावा भी एक यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट होता है कि किस तरीके से आपके कैंपसेस है, कैंपस का स्ट्रक्चर कैसा है, क्लासरूम्स कैसे हैं। अब यूनिवर्सिटी सेंट्रल पंजाब कंप्लीट ऑनलाइन जो चीज़ यूनिवर्सिटी इम्प्लीमेंट करने की तरफ जा रही हैं, हम 3-4 साल से वो चीज़ें यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में इम्प्लीमेंटेड हैं कि ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम है, स्टूडेंट्स को अपने मार्क्स चेक करने हैं, अपनी अटेंडेंस चेक करनी है, कुछ भी चेक करना है, फीस देखनी है, सारा कुछ उनका ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर है। इसके साथ साथ टीचर्स के पास पोर्टल्स हैं, टीचर ने अटेंडेंस अपलोड करनी है, मार्क्स अपलोड करने हैं, पेपर इवन अपलोड करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग सेंट्रलाइज्ड है, स्ट्रक्चर्ड है और पोर्टल के ऊपर बेस कर रही है। उसके बाद फैसिलिटीज़ में आप देखें तो हर क्लासरूम में एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं, वर्चुअल मशीन्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, लैब्स हैं, तकरीबन जो ज़रूरी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, या मैं ये समझता हूँ बहावलपुर के हवाले के लिहाज से अगर हम कंपेयर करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब यहाँ पे मैं ये पूछूंगा कि डायरेक्टर यूसीपी की लीडरशिप में पंजाब जो है, पंजाब बहावलपुर में, वो किस तरह तरक्की कर रहा है? उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। आप ये देख लें 12 साल हुए हैं बहावलपुर में पंजाब कॉलेज को काम करते हुए, और तकरीबन 7 साल हो गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब को काम करते हुए। तो हर साल ग्रोथ ही हुई है इदारे की, ऐसा नहीं है। अगर आप बहावलपुर में देखें, अगर आपने कॉलेज लेवल पे पढ़ना है तो स्टूडेंट के पास सिर्फ एक नाम आता है पंजाब कॉलेज का, उसके बाद किसी दूसरे इदारे का नाम लिया जाता है। और अगर बीएस प्रोग्राम्स की तरफ स्टूडेंट जाना चाहता है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सबसे पहली प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब स्टूडेंट की होती है, उसके अलावा कोई प्रेफर किया ही नहीं जाता। तो जो हमारे इधर इदारे के नए डायरेक्टर साहब इरफान खान साहब आए हैं, वो बेसिकली बड़े डिसिप्लिन्ड आदमी हैं। उन्होंने आके कुछ डायनामिक चेंजेस लेके आए इदारे के अंदर। उनका मिजाज, जाहिर बात है जब चीज़ें कोई चीज़ इदारे में तब्दीली आती है तो चीज़ें तब्दील होती हैं। तो बेसिकली वो कह लें यंग मैन हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं और बड़े पंक्चुअल हैं खुद भी। मतलब अगर वो स्टाफ को ये बोल रहे हैं कि आपने 9 बजे सुबह आना है तो खुद 8:30 बजे इदारे में मौजूद होते हैं। तो इस लिहाज से उन्होंने चीज़ों को बड़ा पंक्चुअल चीज़ें करने की बड़ी कोशिश की। और जाहिर बात है फिर उनके साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि जैसे ही वो आया तो कोविड-19 की सिचुएशन आ गई। अब पिछले 1.5 साल से हम कोविड में ही सफ़र कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी खुलती है, बंद हो जाती है, यूनिवर्सिटी खुलती है, बंद हो जाती है। तो उनको खुल के खेलने का, अगर हम बात करें तो खुल के खेलने का भी मौका ही नहीं मिला। तो जैसे ही कोविड-19 की सिचुएशन ख़त्म होगी तो उसके बाद ज़्यादा बेहतर अंदाज में वो अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको दिखा सकेंगे शहरियों को, या शहर को बता सकेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब को मज़ीद बेहतर मैं कर रहा हूँ, बजाय इसके के खराबी आ रही है। सर, यूनिवर्सिटी की अगर यूसीपी की अगर फैकल्टीज़ के हवाले से बात करें, टीचर्स के, प्रोफेसर के हवाले से बात करें, तो कोविड-19 में आप पढ़ा रहे हैं तो इसमें कोई फ़ीस कम वगैरह हुई है? फ़ीस के हवाले से बात करें या आपकी सैलरी के हवाले से बात करें तो वो आपको प्रॉपर प्रोवाइड कर रहे हैं? बिल्कुल। ये पंजाब कॉलेज या यूनिवर्सिटी सेंट्रल पंजाब, इनका कमाल कह लें ये है, या इस इदारे की खासियत ये है कि आपको शायद यकम का भी वेट नहीं करना पड़ता और आपकी सैलरी आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाती है। और प्राइवेट इदारे में इस तरह की फैसिलिटीज़ देना कि आपका मेडिकल फ्री हो, आपका बेनेवोलेंट फंड बन रहा हो, इस तरह की फैसिलिटीज़ शायद ही कोई इदारा बहावलपुर में दे रहा हो जिस तरह की। तो हमें जो फीस के हवाले से बात है वो तो डेफिनेटली मैं उधर पढ़ता नहीं हूँ, तो वो स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड कर सकती है, बता सकती है कि कम हुई या नहीं हुई, या स्टूडेंट को मसला है या नहीं है। लेकिन बीइंग टीचर मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि मुझे ये वेट करना पड़ा हो कि मेरी फी पे नहीं आ रही या मुझे 15 तारीख को पे मिल रही है, जो यूजुअली प्राइवेट इदारों में होता है। ऐसा कुछ नहीं है, इस लिहाज से परफेक्ट है। ठीक सर, यहाँ पे दूसरा सवाल ऐड करना चाहूँगा कि आईटी के अलावा दीगर फील्ड्स के स्टूडेंट्स आईटी का और ई कॉमर्स में अच्छा किस तरह कर सकते हैं बिजनेस को? अच्छा, अब असल में मसला ये होता है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, बाकी बच्चे जो होते हैं ना, जो सपोज बीएस फिजिक्स कर रहा है या बीएस केमिस्ट्री कर रहा है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, ये लोग ये समझते हैं बहावलपुर में कि हमारे पास ऑप्शन एक ही है, हमने पढ़ना है और पढ़ने के बाद पढ़ाना शुरू कर देना है, कि स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दें कि जी फिजिक्स किया है, बीएस या एमएस फिजिक्स कर लिया, में टीचिंग ऑप्शन है। टीचिंग ऑप्शन नहीं है। आईटी की फील्ड हर इंसान के लिए है। आईटी ज़रूरत जब हर इंसान की है, अगर कोई आदमी मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है और फेसबुक चला सकता है, उसको फेसबुक भी तो आईटी ने दी है ना, तो फेसबुक अगर चला सकता है तो बाकी चीज़ें भी सीख भी सकता है और चला भी सकता है, उस पर वर्क भी कर सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कुछ ऐसा है कि
कि जो स्पेसिफिक हो जाता है कि फील्ड ओरिएंटेड, जैसे डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट की बात की जाए या प्रोग्रामिंग की अगर बात की जाए, सीख सकता है ये भी कोई भी बंदा, लेकिन ये स्पेसिफिक हो जाता है कि आपने पूरी डिग्री 4 साल की की, उसमें बार बार मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने पढ़ी हैं, तो उसमें मुश्किल मैं समझता हूँ शायद हो जाए बाकी डिपार्टमेंट के लोगों को। लेकिन ई कॉमर्स इतनी बड़ी फील्ड है कि ई कॉमर्स के अंदर रहते हुए आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में या फ्रीलांसिंग से बाहर बहुत ज़बरदस्त रोज़गार कमा सकते हैं। उसकी मिसाल कैसे है कि फ्रीलांसिंग में जब ई कॉमर्स की अगर आप स्पेसिफिक बात करें तो ई कॉमर्स में एक चीज़ नहीं है, ई कॉमर्स कंटेंट राइटिंग भी आ जाएगी आपकी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आ जाएगी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी आ जाएगी, प्रोडक्ट सोर्सिंग भी आ जाएगी, प्रोडक्ट हंटिंग भी आ जाएगी। कि प्रोडक्ट हंटिंग ये होती है कि बेचना क्या क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो लोग ख़रीदना चाहते हैं और उसकी डिमांड है लेकिन देने वाले कम हैं। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी और बेचने वाले कम होंगे, ऑटोमेटिकली वो चीज़ बिकेगी। तो इसमें बहुत लंबी डोमेन है, ये तो पूरा 4-4 घंटे का सेशन हो सकता है इसके ऊपर कि ई कॉमर्स में स्टूडेंट किस तरीके से परसू कर सकता है अपना कैरियर को, कोई भी XYZ, उसमें कोई डिपार्टमेंट की कैद नहीं है कि IT का स्टूडेंट होना चाहिए, XYZ डिपार्टमेंट का कोई भी बंदा ई कॉमर्स में या IT में प्लस फ्रीलांसिंग की दुनिया में आ सकता है, अपना बहुत अच्छा कैरियर बना सकता है, हलाल रोजगार ज़बरदस्त तरीके से कमा सकता है। बहुत सारे ऑप्शन है। ग्राफिक डिजाइनिंग ऐसी फील्ड है कोई भी सीख सकता है। फ्रीलांसिंग जो है पाकिस्तान में बैठ के मतलब फॉरेन कंट्रीज के लोगों के मतलब के काम कर सकता है, इस वाले से फ्रीलांसिंग के बारे से थोड़ा सा गाइड करेंगे। फ्रीलांसिंग बेसिकली यही होता है कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं और आप एक अपनी प्रोफाइल सेटअप कर लेते हैं। मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म है, freelance.com है, अपवर्क है, फाइवर है। उससे पहले आप कोई एक स्किल सीखते हैं जो ये समझते हैं कि मैं ये सीख सकता हूँ। अब कोई अगर आदमी, अब सिंपल सी स्किल्स है कि आपने एक्सेल के ऊपर अगर आपको काम करना आता है तो आप इसको बेचें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर आपको काम करना आता है तो आप अपने स्किल को बेचें। बेसिकली सबसे बड़ा फायदा क्या है ई कॉमर्स ये फ्रीलांसिंग का कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे हैं अपनी पेस के साथ, अपनी ईज के साथ, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक तो सर्विस देंगे और फिर एक अच्छा रोजगार कमाएंगे कि आप डॉलर्स में पैसे कमा रहे हैं बजाय इसके कि आप रुपए में पैसे कमा। तो जब डेफिनेटली जब आप डॉलर्स में पैसे कमाएंगे उसमें दो फायदे हैं। एक तो ये है कि आपके मुल्क में पैसा आ रहा है तो उससे आप अपने मुल्क की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। दूसरा फायदा उसका ये है कि आप अपने लिए बड़ा अच्छा रोजगार पैदा कर रहे हैं। आप अपने घर वालों के लिए, अपने लिए, अपने लाइफस्टाइल, अपने जो आपका ज़िंदगी गुजारने का है उसको बड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग में बेसिकली पहली चीज़ ये है कि आपको आता क्या है। आपने कोई भी एक स्किल है, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ 3 से 6 महीने लगते हैं किसी भी इंसान को किसी भी एक चीज़ को सीखने में। डिजिटल मार्केटिंग, अब देखें सारी दुनिया जब ई कॉमर्स की तरफ जा रही है, लोग वेबसाइट्स बना के वेबसाइट्स पे चीज़ें बेच रहे हैं। अब उन वेबसाइट्स को सामने भी तो लेके आना है ना। हज़ारों सैकड़ों वेबसाइट्स हैं, जब आप गूगल पे सर्च करते हैं पता नहीं कितनी वेबसाइट्स आपके सामने आ रही थी, लेकिन उसमें चंद एक होती हैं जो टॉप 3 या टॉप 5 में होती हैं। तो टॉप 3 टॉप 5 में वेबसाइट को लेके जाना ये एक फ़न है। तो ये कोई भी स्टूडेंट सीख सकता है। डिजिटल मार्केटिंग कोई सीख सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग कोई भी सीख सकता है, कंटेंट राइटिंग। इसके अलावा यूट्यूब के हवाले से हम बात करें तो अगर देखा जाता है कि यूट्यूब पे जो 5 सेकंड्स के ऐड आ रहे होते हैं, जैसे पाकिस्तान का कोई ऐड आ रहा होता है उसकी हमें पेमेंट पैसे कम मिलते हैं जो देखने वाले होते हैं। अगर वो किसी फॉरेन कंट्री का हो वो हम 2 सेकंड देख लेते हैं तो उनको डॉलर के हिसाब से मिलते हैं। इसमें क्या डिफरेंट है? पाकिस्तान का अगर कोई ऐड है तो वो कम पैसे मिलते हैं, अगर वो फॉरेन कंट्री का तो वो उसको ज़्यादा मिलते हैं। इसका डिफरेंस अगर सादी सी ज़बान में समझना है तो उसका डिफरेंस यही है कि अगर आपने बिलबोर्ड चौक पे लगे हुए हैं, आपने सराइकी चौक के ऊपर जाके अपनी एडवर्टाइजमेंट लगानी है तो ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। और अगर आपने बगदाद रोड पे बिल्कुल एंड में जाके कोई बिलबोर्ड लगा तो वहाँ पे जाके अपनी एडवर्टाइजमेंट लगाने तो आपको थोड़े से पैसे पे करने पड़ेंगे। तो बेसिकली जो हाईली पेड एड्स होते हैं, आप इसी तरीके से अगर आपने किसी इंटरनेशनल से आपने अल जजीरा पे अपना आपने पाकिस्तान में प्रोडक्ट लॉन्च किया और अल जजीरा पे जाके या पूरी दुनिया में आपके प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं और किसी इंटरनेशनल चैनल के ऊपर जाके आप उसकी एडवर्टीजमेंट करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा पे करने पड़े। तो इसी तरीके से पाकिस्तान का ऐड का इसलिए कम पैसे हैं या इसलिए व्यूअरशिप कम है कि यहाँ से जो ऐड लग रही है वो भी तो कम पैसे पे कर रही है ना। उसकी रेंज मैं समझता हूँ। यूट्यूब वैसे मेरी एक्सपर्टी नहीं है, मेरा एक आइडिया है, ठीक है, तो इसलिए मैं आइडिया शेयर कर रहा हूँ कि वो बेसिकली जो मेरी समझ यही है कि पाकिस्तान की ऐड चूंकि रीच कम है या पे कम किया जा रहा है, उसकी कह लें कैपेसिटी कम है, तो इस वजह से शायद पैसे कम है। और जब आप इंटरनेशनल चैनल्स की ऐड को मोनेटाइज बेसिकली चैनल को किया जाता है और उसके बाद वो क्या कहते हैं आप उसके ऊपर एड्स रन कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन होती है। आमिर साहब, यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि आगे इन फ्यूचर आपकी क्या प्लानिंग्स हैं?
इन फ्यूचर अभी तो बेसिकली सबसे पहला प्लान ये है कि अपनी पीएचडी को कंप्लीट करना है। तो पीएचडी को कंप्लीट करने के बाद ज़ाती तौर पे मैं जॉब माइंडेड पर्सन नहीं हूँ। मैं बेसिकली मेरी कोशिश ये होती है कुछ इस तरीके से, तो मुझे एक दो चीज़ों का शौक़ है। उसमें एक ई कॉमर्स कि मैं अपने कुछ स्टोर्स लॉन्च करना चाहता हूँ आइदर इन पाकिस्तान और आउटसाइड द कंट्री। और दूसरा मुझे अपना ज़ाती तौर पे मुझे कंस्ट्रक्शन बिजनेस का शौक़ है। तो डेफिनेटली अभी तो कोई नियर फ्यूचर तो प्लान नहीं, लेकिन इन फ्यूचर मेरा प्लान यही है कि मैं अपनी पीएचडी कंप्लीट करके कुछ टाइम टीचिंग को भी मैंने एज अ प्रोफेशन नहीं चूज़ किया था, बल्कि मुझे शौक़ था पढ़ाने का, इस वजह से मैं टीचिंग में आया। तो इस वजह से कुछ टाइम मेरा है कि अपनी पीएचडी कंप्लीट करूं, 3-4 साल 5 साल अपना टीचिंग में सर्व करने के बाद उसके बाद मेरा प्लान यही है कि मैं क्विट करके जॉब को तो मैं अपने बिजनेस की तरफ जाना चाहता हूं। तो ऑप्शन मेरा मतलब अपना माइंडसेट यही है कि दो है, एक ई कॉमर्स और दूसरा लोकली कंस्ट्रक्शन बिजनेस। उसमें टाउन डेवलपमेंट भी हो सकती है या घर डेवलप मतलब बना के बेचना भी एक प्लान, मतलब ये मेरा अपना एक शौक है। तो इसके ऊपर मैं फर्दर परसू करना चाहता हूँ नियर फ्यूचर में। सर ट्रैवल के हवाले से बात करूँ, माशाल्लाह आप ट्रैवलिंग करते रहते हैं, फॉरेन कंट्री के ट्रैवल किए, वहाँ पे रहे हैं, तो ट्रैवल करने से आपके माइंड में क्या आइडियाज़ आते हैं, क्या क्रिएटिविटी होती है, किस ट्रैवल से क्या सीखते हैं आप? सबसे पहली चीज़ ट्रैवलिंग जो है बेसिकली सफ़र करने से जी आप पहली बात ये होती है कि आप मुख्तलिफ जहन के लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स को देखते हैं, मुख्तलिफ रहन सहन को देखते हैं। फिर ट्रैवलिंग ज़ाहिरी बात है जब आप सफ़र कर रहे हैं कहीं पे तो वहाँ पे आपको मुश्किलात भी किसी किस्म की पेश आ सकती हैं। तो आप में कुछ भी खुद से करने की सलाहियत पैदा होती है कि अब जिस तरह अगर मिसाल के तौर पे पढ़ना ही है, अगर आप पढ़ने के लिए सफ़र कर गए हैं ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह मैं रहा, तो वहाँ पे आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं कि आपको आपकी लाइफ में डिसिप्लिन बेसिकली आता है कि आपने किस तरीके से चीज़ें मैनेज करनी है। पढ़ने का क्या टाइम है, आपका खेलने का क्या टाइम है, आपका सोने का क्या टाइम है। इसके साथ साथ आपने, क्योंकि बाहर फॉरेन स्टूडेंट को यूजुअली जॉब करनी पड़ती होती है, तो जॉब्स किस तरीके से आप अपना जॉब को टाइम देंगे। तो सफ़र बेसिकली आपको, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, एक तो आपको बड़ा रिलैक्स कर देता है आपके माइंड को अगर आप थोड़ा सा टाइम के लिए सफ़र करने जा रहे हैं। और अगर आप थोड़ा फ्रीक्वेंट ट्रैवलर नहीं है, घूमने फिरने के लिहाज से नहीं, वैसे अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो उसमें तो आपको वैसे एक्सपोजर बहुत मिलता है। एक अगर आप बहावलपुर में सिर्फ रह रहे हैं तो सिर्फ आप बहावलपुर में, हो सकता है बहावलपुर की सतह पे आप जाने भी जाते हो और बहावलपुर के ही मिजाज के लोगों को आप समझते हैं यहाँ पे कारोबार किस तरीके से किया जा सकता है या रहन सहन कैसा है। लेकिन जब आप सफ़र करते हैं, मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, तो वहाँ पर आप नए लोगों से मिलते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, आपको नए लोगों के साथ रहने का ढंग आता है, आप उनके कल्चर को देखते हैं, उनकी कोई अच्छी चीज़ आपको नज़र आती है तो आप उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनी कोई अच्छी चीज़ आपकी होती है तो आप उसको उसमें उधर डालने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अगर आप सफ़र कर रहे हैं, आप फ़ॉरेन जा रहे हैं, तो वैसे ही आप कह लें एम्बेसडर होते हैं अपने मुल्क के, आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पाकिस्तान को, आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने कल्चर को, आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने मज़हब को। तो ये तीन चीज़ें बेसिकली आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और इसके साथ साथ आप वहाँ सीख रहे होते हैं जिन चीज़ों को आपने पाकिस्तान में आके इम्प्लीमेंट करना है टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ योर सोसाइटी। ठीक, अगर रीडिंग के हवाले से बात करें तो आप किस किस्म की किताबें पढ़ते हैं? किताब में असल में मैं जो पढ़ता हूँ वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सी चीज़ हो जाएगी। ठीक है। मसला ये है कि मैं दूसरी साइड पढ़ने की कोशिश करता होता हूँ। दो चीज़ें होती हैं, एक वो होता है जो मुझे पसंद है, एक वो है जो किसी और को पसंद है। मतलब सच की दो साइड्स होती हैं कि सच एक ये है कि जो मैं जिसको सच समझता हूँ और दूसरा सच वो है जिसको कोई दूसरा आदमी सच समझता है। तो मैं दूसरी साइड का जो सच है उसको भी पढ़ने की कोशिश करता होता हूँ कि दूसरी साइड का सच क्या है। इसके साथ साथ मतलब मुझे पॉलिटिक्स का शौक है, पॉलिटिक्स को पढ़ने का शौक है, पॉलिटिक्स को सीखने का शौक है, पॉलिटिक्स को समझने का शौक है, इंटरनेशनल रिलेशंस को देखने का शौक है कि दुनिया में क्या चल रहा है, ईरान है या अफगानिस्तान है या अमेरिका है, डिफरेंट वॉर्स चल रही हैं, सीरिया के हालात हमारे सामने, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो सिचुएशन चल रही है, तो इंटरनेशनल अफेयर्स को पढ़ने का मुझे शौक है। प्लस सबसे ज़्यादा मुझे शौक पॉलिटिक्स के साथ दूसरी साइड को है कि सच की दूसरी तरफ क्या लिखा गया है। एक सच मेरा है, एक सच किसी दूसरे का, तो उस दूसरे का सच जानने की मुझे जुस्तजू होती है। यहाँ पे एक सवाल ऐड करना चाहूँगा कि मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से आपका क्या तबसरा है? क्योंकि आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टिंग है, आपको इंटरेस्ट है। बीइंग टीचर मैं कोई कमेंट नहीं दे सकता, मसला ये है। तो लेकिन ज़ाती तौर पे हर
इंसान, जो भी बाशऊर पाकिस्तानी, मैं ये समझता हूँ जो भी बाशऊर पाकिस्तानी है वो मौजूदा सूरत हाल से खुश नहीं है। ठीक, बेसिकली क्या हो रहा है कि हम जिस तरह से मर्जी जस्टिफाई कर लें चीज़ को, लेकिन जो गरीब है ना उसकी कमर टूट गई है। मतलब जो चीज़ उसकी दस्तरस से बाहर हो जाए ना, मुझे नहीं पता कि इकोनॉमिक्स के असूल क्या हैं, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में अगर हमारा कोई मिनिस्टर हमें ये बताता है कि हमारा खसारा ये हो गया, मुझे इस चीज़ से कंसर्न नहीं है। अगर किसी, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, किसी मुल्क की मईशत को समझना है ना, आप किसी चौक पे जाके जहाँ पे खोखा लगाओ ना, वहाँ पे जो गरीब आदमी बैठा उससे पूछ लें। अगर गरीब आदमी मुतमईन है, वो ये कहता है जी मैं मजदूरी करता हूँ और शाम को मेरे बच्चों की 2 टाइम की रोटी पूरी हो जाती है ना, तो इसका मतलब मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। अगर वो कहता है कि नहीं पूरी हो रही, तो इसका मतलब मुल्क की जो मर्जी कोई आगे फिलॉसफी देखे, भूखे से अगर पूछा जाए ना 2 जमा 2 क्या होता है, वो कहेगा 4 रोटियाँ। तो हमारे मुल्क में मईशत में मसला ये है, इस टाइम जितनी मर्जी जो वजीर टाइप लोग होते हैं वो जो मर्जी आके बताते रहे, गरीब आदमी खत्म होता जा रहा है। इन फ्यूचर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं, पॉलिटिक्स में तो पार्टिसिपेट करने का तो कोई ऐसा शौक नहीं है। हाँ। लेकिन पॉलिटिक्स का शौक जरूर है, मतलब इन्वॉल्वमेंट का शौक है। हाँ। मजा आता है बेसिकली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लेने का। मुझे ज़ाती तौर पे ये पसंद है कि लोग मेरी बात से इख्तलाफ करें। मैं अगर कोई बात लिखूं या कोई बात पढ़ूं या कोई बात डिस्कस करूं तो उससे इख्तलाफ करने वाले बहुत, अगर आपसे कोई इख्तलाफ करने वाला नहीं है ना तो आपकी बात ठीक ही, उसमें बात में कुछ है ही नहीं। जिस चीज़ से इख्तलाफ ना किया जाए ना वो बात बेवजन होती है। तो मुझे शौक होता है कि लोग मेरे से इख्तलाफ करें मेरी बात से और मुझे अपनी बात बताएं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे जो सोशल मीडिया में है मसला आ रहा कि गाली का कल्चर आ गया कि आपसे जो इख्तलाफ कर रहा है आपने उसको सिर्फ गाली देनी है। तो ये चीज़ ज़्यादती है, ये चीज़ गलत है। हमारे मतलब स्टूडेंट्स को भी मैं यूनिवर्सिटी में ये तलकीन करता था, आप किसी को मर्जी सपोर्ट करें, ये आपका राइट है, आपका अपना डिसीजन है, लेकिन गाली ना दिया करें। गाली देने का कल्चर बड़ा बुरा है कि आप पॉलिटिक्स में या किसी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जो भी आपसे इख्तलाफ राय रखता है, आप फ़ौरन गाली देनी शुरू कर देते हैं। तो किसी जिस तरह का अल्लाह ताला ने आपको जहन दिया उस तरह किसी और को भी जहन दिया, तो गाली देना सोल्यूशन नहीं होता बेसिकली। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? आइडियल पर्सनैलिटी, एक तो हम बीइंग मुस्लिम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबके आइडियल हैं। मौजूदा ज़माने तो नहीं, लेकिन करीब में 2 लोग हैं जिनसे मैं, बल्कि 3 लोग जिनसे मैं बड़ा इंस्पायर भी हूँ और उनको जानने का भी शौक़ होता है, उनको पढ़ने का भी शौक़ होता है। तो 3 लोग हैं। एक मौलाना आज़ाद हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आगा शोरश कश्मीरी और तीसरे मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी। इन 3 को मुझे जानने का शौक़ होता है, पढ़ने का शौक़ होता है। बेसिकली अगर आप इन मौलाना आज़ाद को और अताउल्लाह शाह बुखारी की अगर ज़िंदगी पढ़ें तो वो मौलवी नहीं थे। अच्छा, वो बड़े ब्रॉड विजन के लोग थे, जिनके आप देखें मौलाना आज़ाद 4 साल कांग्रेस के सदर रहे। एक तरफ आप हम नाम ले रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और दूसरी तरफ 4 साल वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1934 से 1938 तक प्रेसिडेंट रह रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रहे इंडिया के। तो इसका मतलब ये है कि वो मौलवी नहीं थे। जो मौलवी का तस्वुर हमारे जहनों में आज के दौर में है तो उस तरह नहीं है। मैं तो हर किसी को तलकीन करता हूँ कि आपको जब भी वक्त मिले मौलाना आज़ाद को, आगा शोरश कश्मीरी को और सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी को ज़रूर पढ़ें। इन लोगों की ज़िंदगियाँ बड़ी ज़बरदस्त हैं, इनकलाबी ज़िंदगी हैं। तो इनकलाबी ज़िंदगियाँ जो लोग मुझे ज़ाती तौर पे पसंद हैं, जो लोग जद्दोजहद के कायल हैं, ये कि आप एक जगह पत्थर बन के बैठ गए और मर गए और आपको बाद में याद करने वाला भी कोई नहीं है। तो मुझे ज़ाती तौर पे इंस्पायर करते हैं वो लोग जो कुछ करने का जज्बा रखते हैं, जिनको कुछ करने का शौक़ होता है। आइदर दे सक्सीड करें या फेलियर हो उनकी लाइफ में, ये मेरा कंसर्न नहीं होता। तारीख कभी भी शिकस्त खाने वाले को या जीतने वाले को याद नहीं रखती, तारीख हिम्मत बाहिम्मत इंसानों को याद रखती है। अगर बज़ाहिर हम देखें सिचुएशन तो यजीद जीत गया था, लेकिन नाम हुसैन का जिंदा है। ठीक है, वो तो थोड़ी सी तादाद कभी भी इस चीज़ का तयन नहीं कर रही होती कि ठीक कौन है। हमेशा तारीख बड़ी संगदिल होती है, तारीख उसी को याद रखती है जिसने ठीक काम किया होता है। तो इसलिए मैं ज़ाती तौर पे उन शख्सियात को पढ़ने का शौक़ रखता हूँ जो बड़े इनकलाबी किस्म के जहन के रखते हैं। ठीक, हाफिज़ आमिर हफीज़ साहब, यहाँ पे बात करूँगा कि आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी को कैसे देखते हैं आप? मौजूदा दौर में अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो हम चूँकि मटीरियलिस्टिक किस्म के लोग हैं, हम कामयाबी देखते हैं कि जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, अच्छी गाड़ी है और अच्छा घर है, अच्छे लाइफस्टाइल को हमने कामयाबी की अलामत बना दी है। हालांकि मैं ज़ाती तौर पे ये समझ, कामयाबी ये नहीं है कि आपके पास कितने पैसे हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितना बड़ा घर है।
कामयाबी ये नहीं है। कामयाबी ये है कि आप कितने सुकून से रात को सोते हैं। पीस ऑफ माइंड बेसिकली कामयाबी की अलामत है। आपके साथ रहने वाले लोग आपसे कितना खुश हैं। आपके अगर आप किसी इदारे में सर्व कर रहे हैं तो आपके नीचे काम करने वाले लोग आपसे कितना खुश हैं। आपकी मुश्किलात या आपके मुश्किल वक्त में कितने ज़्यादा लोग आपके साथ खड़े होते हैं। कामयाबी ये है कि आप कितने ज़्यादा लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। कामयाबी ये है। हरगिज़ कामयाबी दौलत या ये नहीं है। कामयाबी ये है कि आप जब मरे हैं तो आपको याद करने वाले कितने लोग हैं। ये मेरे नज़दीक कामयाबी है। आपको पाकिस्तान के कौन से शहर अच्छे लगते हैं? सबसे अच्छा बहावलपुर लगता है। बहावलपुर की कोई खास बात बताइए। बहावलपुर की खास बात तो बहुत सारी हैं लेकिन अच्छा मतलब मैं आप ये देखें कि मैं ऑस्ट्रेलिया रहा, मलेशिया रहा। हाँ, तालीम मैंने बहावलपुर याद बहुत आता है। लाहौर मैंने तालीम 4 साल तकरीबन लाहौर गुजारे में पढ़ा। इवन लाहौर भी मतलब कहते हैं जी कि जी जो लाहौर चला जाता है वो वापस नहीं आता है। या लाहौर वो पंजाबी में कहते हैं लाहौर नहीं वेखे जमे ही नहीं। तो मतलब मेरा तो दिल ही नहीं लगता बहावलपुर के अलावा। बहावलपुर फिर ये मैं जिस जगह बैठा हूँ ये मेरी जाए पैदाइश है। इसी मोहल्ले में पैदा हुआ, इसी जगह पे मैं पैदा हुआ, इसी शहर में पैदा हुआ, इसी शहर में बड़ा हुआ। तो मुझे तो बहावलपुर से क्या कहते हैं मोहब्बत क्या इश्क है। बहावलपुर के अलावा मतलब बहावलपुर जैसा सुकून मतलब मुझे सबसे अच्छा चीज़ लगता है बहावलपुर की। आप खुद भी ऑब्जर्व करते हैं बहावलपुर में सियासी लड़ाइयाँ नहीं हैं। कोई दारी बात इख्तलाफात तो हैं लेकिन इस सियासत की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जाता। यहाँ पे मसल की लड़ाई नहीं है, फ़िरका वारियत नहीं है। यहाँ पे कभी हमने यहाँ पे नहीं सुना कि उसको उस बुनियाद पे मार दिया गया कि वो उसके मुखालिफ मसलक का था, कि शिया सुन्नी लड़ाई इस तरह की इक्का दुक्का शायद वाक़यात हुए हों। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे बहावलपुर में सुकून है, पुरसुकून शहर है, अच्छे लोग हैं। हमारी जो रियासत है इसका कल्चर बड़ा प्यारा है, बड़े प्यारे लोग हैं। हमारे जो कह ले जो इखलाक की कदरें हैं वो बहावलपुर में किसी हद तक ज़िंदा हैं। मतलब यहाँ पे लोगों में खुलूस है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कभी आप मुश्किल वक्त आपके ऊपर पड़ता तो आपके मोहल्ले के लोग और आपके अजीज़ व अकारिब बड़े आपके साथ खुले दिल के साथ आपके साथ ताउन भी करते हैं और आपके साथ खड़े भी होते हैं। तो बहावलपुर की बहुत सारी वजूहात हैं कि ये दिल लगी है बहावलपुर, बेसिकली इश्क है बहावलपुर। ठीक है सर, आखिर में IT के स्टूडेंट्स को और ई-कॉमर्स के में रोज़गार जो कमाना चाहते हैं और स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम सिर्फ एक है कि अगर पहली बात यह है कि हमारा IT का स्टूडेंट या ई-कॉमर्स का स्टूडेंट जो सीखना चाहता है या करना चाहता है, वो मसला ये आ रहा है कि आता नहीं है और अपना स्किल सेल करना शुरू कर देते हैं। उसका नुकसान क्या होता है, जब आपको कुछ आता नहीं होता और आप किसी को बताते हैं मुझे ये आता है, तो डेफिनेटली हो सकता है आपको काम मिल जाए। लेकिन जब आपको काम मिल जाता है आप उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको दे नहीं सकते काम, तो उसकी वजह से आपके मुल्क का इमेज ख़राब होता है। फ्रीलांसिंग की दुनिया में अगर आप खुद अकेले नहीं हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जैसे पहले बात की ना, हम कहीं भी बाहर जाएं तो हम पाकिस्तान के सफ़ीर होते हैं। तो फ्रीलांसिंग की दुनिया में भी आपकी पहचान ये होती है कि ये पाकिस्तानी है। वो नहीं जानते कि अब्दुल्ला कौन है, अहमद कौन है और फलाना बंदा कौन है। वो ये जानते हैं ये पाकिस्तानी मैंने बंदा रखा था काम करने के लिए, इसने मुझे डॉज किया, ये इसको काम नहीं आता। जब एक बंदा डॉज करता है तो उनके जहन में, उस क्लाइंट के जहन में ये आप इमेज दे दिया कि पाकिस्तानी होते ही ऐसे हैं। तो IT ग्रेजुएट्स या कोई और ग्रेजुएट्स ई-कॉमर्स में आना चाहते हैं या IT की मुख्तलिफ शोबों में जाना चाहते हैं, उनके लिए नसीहत भी यही है कि पहले स्किल सीखें, मेहनत करें, 3 से 6 महीने कम से कम सीखने में सर्फ करें। सीखने के बाद किसी उस्ताद के साथ अटैच करें खुद को, इंडस्ट्री का या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कह लें या जो एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लें। उसके बाद फ्रीलांसिंग की दुनिया की तरफ जाएं ताकि आप कारआमद हो सकें, अपने मुल्क का अच्छा मैसेज पोर्ट्रे कर सकें, अपने मुल्क की इकॉनमी को बूस्ट दे सकें। अगर आप ऐसे ही उठ के चले जाएंगे कि आपने कोई छोटा मोटा कोर्स कर लिया, कोर्स करने के बाद अपने आप को बड़ा आप सुपरमैन समझते हैं और उसके बाद अपना बेचने चले गए स्किल को, और आपने खुद तो फेल होंगे ही होंगे, आप अपने मुल्क के लिए भी नुकसानदेह हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कीमती टाइम दिया और बहुत कुछ सीखने को मिला और आई होप कि हमारे सुनने वालों को भी बहुत कुछ सीखने को बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।